नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी चर्चा विद गुंजन में। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए बिहार बोर्ड में चल रही पाठ्यपुस्तक हिंदी की, जो इसका नाम है गोधूली भाग 1, और जो कि कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है, उसका एक नया पाठ लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। और ये जो पाठ हम लेकर आए हैं वो बीपीएससी में जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन सभी छात्र छात्राओं या अभ्यर्थियों के लिए उपयोगी विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए लेकर आए हैं, क्योंकि जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक से संबंधित जो हिंदी विषय का एग्ज़ाम है उसमें इन सभी पाठ पुस्तकों से प्रश्न उत्तरी आएगी। तो इस बातों को ध्यान में रखते हुए हम पाठ लेकर आए हैं। साथ ही साथ जो छात्र छात्राएं कक्षा 9 में पढ़ाई कर रहे हैं बिहार बोर्ड से संबंधित, उन सभी के लिए ये बहुत उपयोगी वीडियो रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम आज का ये पाठ कि किस पाठ को आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अभी तक हमने आपके सामने शिव पूजन सहाय का कहानी का कहानी ये हमने वीडियो अपलोड कर दिया है आप सभी के सामने, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में। ठीक है, और आज जो नया पाठ पढ़ाने जा रही हूँ वो ये है राजेंद्र प्रसाद जी का जो पाठ है। ये है, पाठ का नाम है पाठ भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। ये निबंध विधा है। ठीक है, और यही हम आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं ये भी देखेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर पहले राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में जानना चाहेंगे। ठीक है, कि राजेंद्र प्रसाद जी ने नालंदा के बारे में क्यों लिखा, या उनका ऐसा कौन सा लगाव रहा जिससे उन्होंने बिहार में और नालंदा के बारे में इन्होंने लिखा। तो पहले इनका व्यक्तिगत परिचय देख लेते हैं दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को सारण जिला बिहार के जीरादेई गांव में हुआ था। ये सारण जिला जो सिवान जिला के नाम से जो जाना जाता है बिहार में, उसमें जीरादेई गांव में हुआ था। और ये ध्यान रखिएगा कि कब हुआ था इनका जन्म। तो इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। फिर देखते हैं इनके पिता का नाम। इनके पिता का नाम महादेव सहाय जो था, और जो कि फारसी एवं संस्कृत के अच्छे जानकार थे। साथ ही साथ वे पहलवानी और घुड़सवारी के शौकीन थे। ठीक है, इन दोनों की शिक्षा उन्होंने अपने पुत्र राजेंद्र प्रसाद को भी दी। यानी इनके जो पिताजी थे महादेव सहाय जी, इन्हें फारसी एवं संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। साथ ही साथ उन्हें पहलवानी और घुड़सवारी भी अच्छे से आती थी, जिसकी शिक्षा इन्होंने अपने पुत्र राजेंद्र प्रसाद जी को भी दी। किसकी? पहलवानी और घुड़सवारी, साथ ही साथ फारसी एवं संस्कृत की। सबसे पहले उनका नामांकन छपरा के हाई स्कूल में हुआ और वहाँ वे 8वें दर्जे में रखे गए। 8वीं क्लास में उन्होंने सबसे पहले उनका नामांकन हुआ छपरा में। वार्षिक परीक्षा में वे प्रथम आए। स्कूल के प्राचार्य ने प्राप्तांक से प्रसन्न होकर उन्हें दूहरी प्रोन्नति दी। ठीक है, यानी कि ये पढ़ने में बहुत अच्छे रहे हैं। इनका जो मार्क्स आया वो बहुत अच्छा आया, जिसके कारण इनको डबल प्रोन्नति मिल गई। और उसके बाद ये 1902 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की मैट्रिकुलेशन परीक्षा में प्रथम आए। फिर तदुपरांत ये IA, BA और BA/BL प्रेसिडेंसी कॉलेज से किया इन्होंने। ये 3 प्रकार की डिग्री इन्होंने की, IA, BA और BL LLB से संबंधित रहा है दोस्तों। प्रेसिडेंसी कॉलेज से इन्होंने किया। उसके बाद फिर इन्होंने 1911 ईस्वी में कलकत्ता के वकील दल में ये शामिल हो गए। कब? 1911 ईस्वी में। ठीक है, फिर 1916 ईस्वी में जब पटना में एक अलग न्यायालय स्थापित हुआ, उसके पहले तो ये कोलकाता में थे,
लेकिन जब पटना में 1916 ईस्वी में एक नया अलग जो न्यायालय की स्थापना हुई, तब वह वकालत करने के लिए पटना चले आए, क्योंकि उसके पहले पटना में न्यायालय नहीं था। अतः ये कोलकाता में ही अपनी वकालत करते थे। राजेंद्र प्रसाद का राजनैतिक जीवन उत्कृष्ट रहा। वे संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष हुए। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये आपके जीके के लिए भी महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ अगर आप हिंदी की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण है कि ये संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष नियुक्त हुए तथा भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति हुए। फिर कोलकाता में जब वे छात्र थे तो उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटी, बंग भंग आंदोलन। ये ध्यान दीजिएगा, बंग भंग आंदोलन में इनके जीवन में प्रभावित किया इनके जीवन को। इसकी प्रतिक्रिया में देश में व्यापक उत्तेजना छा गई। बिहार टाइम्स के संपादक महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा का सहारा पाकर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। ध्यान दीजिएगा, महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा का सहारा पाकर राजेंद्र प्रसाद जी ने बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। उसके बाद इन्होंने राजेंद्र प्रसाद कोलकाता में हिंदी विद्वानों की संगति में आए और उनके सक्रिय सहयोग से अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई। फिर उनके लेखन की प्रक्रिया जीवन चलती रही, क्योंकि इनको लिखने का भी शौक़ रहा है, तो इन्होंने लेखन की प्रक्रिया को अपने जीवन में सुचारू रूप से चलायमान रखा और 28 फरवरी 1963 में इनका निधन हो गया। 28 फरवरी 1963 ईस्वी में इनका निधन हो गया। और जो इनका पाठ है, जिस पाठ का नाम है भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा, हमारे इतिहास की गौरवपूर्ण गाथा को समेटे हुए है। यह पाठ तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था की ऐसी झांकी पेश करता है जिसे हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा एवं विद्या केंद्रों का महानतम स्वरूप दिखलाई पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आज हम नालंदा पढ़ेंगे और वो भी राजेंद्र प्रसाद जी की लेखनी और उनके नज़रिए से यहाँ पर हम पढ़ेंगे और उससे संबंधित जो प्रश्नोत्तरी हो सकती है वो देख सकते हैं हम यहाँ पे। अभी चलिए पाठ देखते हैं। भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। नालंदा हमारे इतिहास में अत्यंत आकर्षक नाम है। ठीक है, आकर्षक इसलिए है क्योंकि हमने जब भी नालंदा का नाम सुना है दोस्तों, तो उसे एक शिक्षा का क्षेत्र के रूप में और शिक्षा का जो गौरवशाली इतिहास के रूप में ही हम नालंदा को जानते हैं। इसलिए यह अत्यंत आकर्षक है हमारे लिए, जिसके चारों ओर न केवल भारतीय ज्ञान साधना के सुरभित पुष्प खिले हैं, अपितु किसी समय एशिया महाद्वीप के विस्तृत भूभाग के विद्या संबंधी सूत्र भी उसके साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, क्योंकि यह एक ज्ञान साधना से संबंधित रहा है और एशिया महाद्वीप जो रहा है उसके एक विस्तृत क्षेत्र में इसका नाम था, इसका वर्चस्व था, इसका इतिहास रहा है। ज्ञान के क्षेत्र में देश और जातियों के भेद लुप्त हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, जब हम ज्ञान के क्षेत्र में आते हैं तो देश में जो जातियां हैं, जाति भेद है, वह हम भूल जाते हैं, क्योंकि वहाँ हमारे लिए शिक्षा सर्वोपरि हो जाती है। और नालंदा इसका उज्जवल दृष्टांत था। नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी। नालंदा की वाणी यानी नालंदा की गौरव गाथा एशिया महाद्वीप में चाहे पर्वत की बात हो, पर्वत के उस पार की बात हो या सागरों की उस पार की बात हो, दूर दूर तक इसकी गौरव गाथा फैल चुकी थी। लगभग 600 वर्षों तक नालंदा एशिया का चैतन्य केंद्र बना रहा। कितने वर्षों तक दोस्तों? 600 वर्षों तक। 600 वर्षों तक नालंदा एशिया का चैतन्य केंद्र बना रहा।
ये प्रश्न के रूप में आ सकता है दोस्तों, इसलिए जो चीज़ें हाईलाइट हो रही है उसको ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से कि लगभग 600 वर्षों तक नालंदा एशिया का चैतन्य केंद्र बना रहा। आगे देखते हैं, मगध की प्राचीन राजधानी व्यवहार। ठीक है, मगध की जो प्राचीन राजधानी थी इस पाठ के अनुसार वो व्यवहार थी और 5 पर्वतों के मध्य में बसी हुई गिरिब्रज या राजगृह नामक स्थान में थी। यानी गिरिब्रज का नाम राजगृह भी है। ठीक है, वो एक स्थान था जहाँ पर नालंदा विद्यमान। वर्तमान नालंदा उसी राजगृह के तप्त कुंडों के से 7 मील उत्तर की ओर है। वर्तमान में भी नालंदा जो गिरिब्रज अथवा राजगृह नाम से है स्थान है, उसी राजगृह के तप्त कुंडों से 7 मील उत्तर की ओर है। नालंदा का जो प्राचीन इतिहास है वह भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के समय तक जाता है। बिल्कुल कहते हैं बुद्ध के समय नालंदा गांव के प्रवारिकों का आम्रवन था। ठीक है, नालंदा गांव में प्रवारिकों का मतलब होता है कि जो वस्त्र के निर्माता होते हैं, यानी जो चोंगा, जो उस समय तत्काल समय में जो वस्त्र बनते थे उसके जो निर्माता, उनको बनाने वाले जो कारीगर होते थे, उनके रहने का एक प्रकार से स्थान था ये। और बौद्ध धर्म में एक प्रकार का जो लबादा होता है, जो चोंगा जैसा पहना जाता है, उसी को बनाने वालों को प्रवारिक कहा जाता है। आगे देखते हैं, जैन ग्रंथों के अनुसार नालंदा में महावीर और आचार्य में खौलपुत्र गोसाल की भेंट हुई थी। ठीक है, इसे फिर से हम आचार्य मेखलिपुत्र गोसाल की भेंट हुई थी। उस समय यह राजगृह का उपग्राम या वाहिरिक स्थान समझा जाता था। राजगृह का उपग्राम का मतलब होता है, उपग्राम या वाहिरिक उसे बोला जाता है जैसे राजगृह से छोटा क्षेत्र जो हो जाएगा उसके अंतर्गत का, जैसे कोई कस्बा हो या कोई छोटी बस्ती हो, उसे बोला जाता है। जहाँ महावीर ने 14 वर्ष वास व्यतीत किए। यहाँ महावीर स्वामी जी ने 14 वर्षों तक वास किया। सूत्र कृतांग के अनुसार नालंदा के एक धनी नागरिक लेप ने धन धान्य शैया आसन रथ सुवर्ण आदि के द्वारा भगवान बुद्ध का स्वागत किया और उनका शिष्य बन गया। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ जो प्रश्न बनेगा, प्रश्न है कि सूत्र कृतांग के अनुसार नालंदा के एक धनी नागरिक, और जिसका नाम है लेप, ठीक है, धनी नागरिक लेप ने धन धान शैया आसन रथ सुवर्ण आदि के द्वारा भगवान बुद्ध का स्वागत किया और उनका शिष्य बन गया था। आगे देखते हैं, तिब्बत के विद्वान इतिहास लेखक लामा तारानाथ के अनुसार, ये प्रश्न से संबंधित हैं और इस पाठ से संबंधित हैं। कौन लेखक? इतिहास लेखक लामा तारानाथ के अनुसार। यहाँ पर इसका जिक्र राजेंद्र प्रसाद जी ने इन्होंने किया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि तिब्बत के कौन विद्वान इतिहास लेखक थे, उनका नाम था लामा तारानाथ। ठीक है, और इन्होंने नालंदा सारीपुत्र की जन्मभूमि थी। उन्होंने ये बताया कि नालंदा जो है सारीपुत्र की जन्मभूमि थी। उनका चैत्य अशोक के समय में भी वहाँ था। राजा अशोक ने एक मंदिर बनवाकर उसे परिवर्धित किया था। राजा अशोक ने उसे एक मंदिर बनवाकर परिवर्धित किया था, यानी और उसका जो है विस्तार किया था, उसको रेनोवेशन एक तरह से किया था। इस प्रकार यद्यपि नालंदा की प्राचीनता की अनुश्रुति बुद्ध अशोक दोनों से संबंधित है। यहाँ पर अगर हम नालंदा के प्राचीनता और उसकी जो गाथा के बारे में हम करें, प्राचीनता की बात करें, तो यहाँ भगवान बुद्ध तथा सम्राट अशोक दोनों से संबंधित है। परंतु एक प्राणवंत विद्यापीठ के रूप में उसके जीवन का आरंभ लगभग गुप्त काल में हुआ था। अगर हम उसे
एवं जीता जागता विद्यापीठ माने तो यह गुप्त काल में ही इसकी शुरुआत हो गई थी। ठीक है। तारानाथ ने तो भिक्षु नागार्जुन और आर्यदेव इन दोनों का संबंध नालंदा से लगाया है। तारानाथ जो विद्वान हैं, यहाँ पे देखिए आप, इतिहास तिब्बत के हैं। ठीक है। लामा तारानाथ ने भिक्षु नागार्जुन और आर्यदेव इन दोनों का संबंध नालंदा से लगाया है और यहाँ तक लिखा है कि आचार्य दिग्नाथ ने नालंदा में आकर अपने अनेक प्रतिपक्षियों के साथ शास्त्रों का विचार किया था, जिसमें सुदुर्जय नाम के एक ब्राह्मण विद्वान अग्रणी थे। ठीक है। यहाँ पर शास्त्रों का विचार हुआ था, यानी तर्क वितर्क हुआ था, जिसमें सुदुर्जय नाम के एक ब्राह्मण विद्वान इसके अग्रणी थे। इसमें अग्रणी भूमिका इन्होंने निभाई। किसने? सुदुर्जय नाम के ब्राह्मण विद्वान ने। चौथी सदी में चीनी यात्री फाहियान नालंदा में आए। किस सदी में नालंदा में आए? चौथी सदी में। ये प्रश्न बन सकता है यहाँ पे, किस सदी में आए, तो ध्यान दीजिएगा। चौथी सदी में चीनी यात्री, फाहियान कौन से यात्री थे, कहाँ से आए थे? चीन से आए थे। चीनी यात्री नालंदा में आए थे। उन्होंने सारिपुत्र के जन्म और परिनिर्वाण स्थान पर निर्मित स्तूप के दर्शन किए। ये जो सारिपुत्र थे, जिनका जन्मस्थली नालंदा मानी गई है, वहाँ का इन्होंने जन्म और परिनिर्वाण स्थान का दर्शन किया। किंतु नालंदा का विशेष अभ्युदय इसके कुछ समय बाद हुआ। ठीक है। इसके बाद अभ्युदय नालंदा का हुआ विश्वविद्यालय। 7वीं सदी में सम्राट हर्षवर्धन के समय जब युआन चांग इस देश में आए तो नालंदा अपनी उन्नति के शिखर पर था। ठीक है। सातवीं सदी में सम्राट हर्षवर्धन के समय जब युआन चांग इस देश में आए तो नालंदा अपनी उन्नति के शिखर पर था। युआन चांग ने एक जातक की कहानी का हवाला देते हुए लिखा है कि दोस्तों, यहाँ जो 7वीं सदी सम्राट हर्षवर्धन के साथ जब युआन चांग इस देश में आए, युआन चांग जो है ह्वेन सांग को बोला गया है। ठीक है। उन्हीं का नाम है ये युआन चांग। ये हर्षवर्धन के साथ 7वीं सदी में आए थे। तो इन्होंने खैर नालंदा के बारे में बहुत सी बातें लिखी हैं, बहुत सी बातें बताई हैं। आइए देखते हैं क्या बोला है। नालंदा का यह नाम इसलिए पड़ा था कि यहाँ अपनी पूर्व जन्म में उत्पन्न भगवान बुद्ध को तृप्ति नहीं होती थी। देखिए, ये ह्वेन सांग ने बात प्रस्तुत की है कि ऐसी बात इन्होंने बताई है कि यहाँ पूर्व जन्म में उत्पन्न है। जब पूर्व जन्म भगवान बुद्ध का हुआ था तो उन्हें यहाँ पर क्या होती थी? तृप्ति नहीं होती थी, ना अलदा। ठीक है। यह सच तो यह है कि ज्ञान के क्षेत्र में जो दान दिया जाता है वह सीमा रहित और अनंत होता है। न उसके बांटने वालों को तृप्ति होती है और ना ही उसे लेने वाले को। नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के उदार दान से हुआ। कहा जाता है कि इसका आरंभ 500 व्यापारियों के दान से हुआ था। ये प्रश्न हो सकता है, एक प्रश्न बन सके कि जो नालंदा का जन्म कैसे हुआ या कितने व्यापारियों का योगदान रहा है। तो लगभग 500 व्यापारियों ने दान दिया था। ठीक है। जिन्होंने अपने धन से भूमि खरीदकर बुद्ध को दान में दी थी। और युआन चांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय का रूप धारण कर चुका था। ठीक है। युआन चांग यानी ह्वेन सांग के समय नालंदा एक विश्वविद्यालय के रूप में बन चुका था। यहाँ उस समय 6 बड़े विहार थे। जिस समय ह्वेन सांग यहाँ आया था उस समय यहाँ पर 6 बड़े विहार थे। विहार दोस्तों बुद्ध धर्म में या बुद्ध संप्रदाय में, बौद्ध धर्म के समय में जो पढ़ने का स्थान होता है, ठीक है, जहाँ पर शिक्षा अध्ययन किया जाता है उसे विहार कहा जाता है। और 8वीं सदी के यशोवर्मन के शिलालेख में नालंदा का बड़ा भव्य वर्णन किया गया है। यहाँ के विहारों की पंक्तियों में ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश में मेघों को छूते 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 थे।
उनके चारों ओर नीले जल से भरे हुए सरोवर थे। ये एक सौंदर्य वर्णन किया जा रहा है दोस्तों कि 8वीं शताब्दी के समय अगर ये यशोवर्मन के शिलालेख में नालंदा का भव्य वर्णन किया गया है। ठीक है, यशोवर्मन के शिलालेख में 8वीं सदी के अंतर्गत। और ये उसका सौंदर्य वर्णन है कि ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश में मेघों को छूते थे, उसके चारों ओर नीले जल से भरे हुए सरोवर थे जिसमें सुनहरे और लाल कमल तैरते थे। ठीक है, बीच बीच में सघन आम्र कुंजों की छाया थी। यहाँ के भवनों के शिल्प और स्थापत्य को देखकर आश्चर्य होता था। यानी कि इतना सौंदर्य वर्णन था, इतना सुंदर इसका वर्णन किया गया है। सघन आम्र कुंजों की छाया यानी पेड़ों की, आम के पेड़ों की बहुत सघन छाया थी। और यहाँ के जो भवन का जो शिल्प था, स्थापत्य कला थी, उसको देख करके आश्चर्य होता था। उसमें अनेक प्रकार के अलंकरण और सुंदर मूर्तियाँ थीं। यूँ तो भारतवर्ष में अनेक संघाराम हैं। इसमें संघाराम का मतलब है कि बौद्ध भिक्षुओं के रुकने का स्थान। जो बौद्ध भिक्षु आते थे पर्यटन के रूप में, उनके रुकने का स्थान होता था, किंतु नालंदा उन सब में अद्वितीय है। ठीक है, चीनी यात्री इत्सिंग के समय, ये चीनी यात्री इत्सिंग भी हैं, के समय इस विहार में 300 बड़े कमरे और 8 मंडप थे। हॉल की तरह मंडप जो रहे हैं और जो 3 बड़े बड़े कमरे रहे हैं। पुरातत्व विभाग की खुदाई में नालंदा विश्वविद्यालय के जो अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं उनसे इन वर्णनों की सच्चाई प्रकट होती है। आर्थिक दृष्टि से नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य और विद्यार्थी निश्चिंत बना दिए गए थे। भूमि और भवनों के दान के अतिरिक्त नित्य प्रति के व्यय के लिए 100 गांवों की आय अक्षय निधि के रूप में समर्पित की गई थी। जितने 100 गांवों से जो भी आय होती थी वह नालंदा के निधि के रूप में समर्पित कर दी गई थी। इत्सिंग के समय में यह संख्या बढ़कर 200 गांवों तक पहुंच गई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, इन तीनों राज्यों ने नालंदा के निर्माण और अर्थव्यवस्था में पर्याप्त भाग लिया। बंगाल के महाराजा धर्मपाल देव और देवपाल देव, ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि बंगाल के महाराजा जो रहे वो धर्मपाल देव और देवपाल देव, ठीक, के समय के ताम्रपत्र और मूर्तियाँ नालंदा की खुदाई में प्राप्त हुई हैं। ताम्रपत्र जो तांबे के लिखने वाले जो पत्र होते हैं और साथ ही साथ जो मूर्तियाँ नालंदा की खुदाई में प्राप्त हुई। विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय का जो संबंध था उसका स्मारक एक ताम्रपत्र नालंदा की खुदाई में मिला। ठीक है, यानी नालंदा विश्वविद्यालय का जो विदेशों से संबंध रहा है उस संबंधित स्मारक एक ताम्रपत्र में मिला। इससे ज्ञात होता है कि सुवर्णद्वीप सुमात्रा के शासक सुवर्णद्वीप के शैलेंद्र सम्राट श्री बालपुत्र देव ने मगध के सम्राट देवपाल देव जो कि अभी आपने देखा बंगाल के शासक के पास अपना दूत भेजकर यह प्रार्थना की कि उनकी ओर से 5 गांवों का दान नालंदा विश्वविद्यालय को दिया जाए। 5 गांव और जोड़ने की बात यहाँ प्रस्तुत की गई। ताम्रपत्र के अनुसार नालंदा के गुणों से आकृष्ट होकर यवद्वीप के सम्राट बालपुत्र ने, ये यवद्वीप के सम्राट रहे हैं, ठीक है, भगवान बुद्ध के प्रति भक्ति प्रदर्शित करते हुए नालंदा में एक बड़े विहार का निर्माण कराया। देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर कितने लोगों का सहयोग आपको देखने को मिल रहा है। अभी और भी देखने को मिलेगा, इसे नोट करते चलिएगा। उन 5 नवगांवों की आय प्रज्ञा, पारमिता आदि का पूजन, चतुर्दिश अर्थात अंतर्राष्ट्रीय आर्य भिक्षु संघ के चीवर, भोजन, चिकित्सा, शयनासन आदि का जो व्यय है वह धार्मिक ग्रंथों की प्रतिलिपि एवं विहार की टूट फूट की मरम्मत आदि के लिए खर्च की जाती थी। यह तो संयोग से बचा हुआ एक उदाहरण है। ठीक है, ये कुछ ही उदाहरण वास्तव में खुदाई में प्राप्त हुए होंगे, बहुत सारे उदाहरण रहे होंगे जो प्राप्त ही नहीं हुए होंगे।
जो विदेशों में फैली हुई नालंदा की अमिट छाप हमारे सामने रखता है, लेकिन नालंदा महाविहारी आर्य भिक्षु संघ की धाक समस्त एशिया भूखंड में थी। इस संघ की बहुत सी मिट्टी सी मुद्राएं नालंदा में प्राप्त हुई हैं। आगे देखते हैं। नालंदा का शिक्षा क्रम बड़ी व्यवहारिक बुद्धि से तैयार किया गया था, जिसे पढ़कर विद्यार्थी दैनिक जीवन में अधिकाधिक सफलता प्राप्त करते थे। मूल रूप में 5 विषयों की शिक्षा वहाँ अनिवार्य थी। ठीक है, कितने विषयों की शिक्षा अनिवार्य थी? 5 विषयों की। ये ध्यान रखिएगा कि नालंदा में मूल रूप से कितने विषयों की शिक्षा दी जाती थी, जिनमें शब्द विद्या, जिसे व्याकरण बोलते हैं, जिससे भाषा का सम्यक ज्ञान प्राप्त हो सके, हेतु विद्या या तर्कशास्त्र, जिससे विद्यार्थी अपनी बुद्धि की कसौटी पर प्रत्येक बात को परख सकें। ठीक है, इसकी भी यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। साथ ही साथ चिकित्सा की विद्या, नंबर 1 आपने देख लिया यहाँ पर कि व्याकरण दिया जाता था। दूसरा हो गया हेतु विद्या, जिसे तर्कशास्त्र बोलते हैं। दूसरा नंबर 3 चिकित्सा, जिसे सीखकर छात्र स्वयं स्वस्थ रह सकें एवं दूसरों को भी निरोग बना सकें। साथ ही साथ नंबर 4 शिल्प विद्या भी वहाँ पर सिखाई जाती थी। ठीक है, एक न एक प्रकार का शिल्प वहाँ पर सीखना अनिवार्य था, जिसके द्वारा छात्रों में व्यवहारिक और आर्थिक जीवन की स्वतंत्रता आ सके। ठीक है, कौशल के रूप में। और इन चारों के अतिरिक्त अपनी रुचि के अनुसार लोग धर्म और दर्शन का अध्ययन करते थे। ये 5वें विषय के रूप में धर्म और दर्शन विषय का अध्ययन किया जाता था। आचार्य शीलभद्र योग शास्त्र के उस समय के सबसे बड़े विद्वान माने जाते थे। उनसे पहले धर्मपाल इस संस्था के प्रसिद्ध कुलपति थे। कौन थे? धर्मपाल, ये ध्यान रखिएगा। शीलभद्र, ज्ञानचंद्र, प्रभामित्र, स्थिरमति, गुणमति आदि अन्य आचार्य युवान चांग के समकालीन थे। ये 4-5 जो आचार्य हैं, ये ह्वेनसांग के समकालीन थे। ठीक है, युवान चांग के। जिस समय युवान चांग अपने देश चीन को लौट गए, उस समय भी अपने भारतीय मित्रों के साथ उनका वैसा ही घनिष्ठ संबंध बना रहा। जब युवान चांग नालंदा से विदा होने लगे, तब आचार्य शीलभद्र एवं अन्य भिक्षुओं ने उनसे यहाँ रह जाने के लिए अनुरोध किया। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखते हैं फिर से, क्योंकि यहाँ पर अब जो है देखते हैं कि जब ये विदा हो रहे हैं युवान चांग नालंदा से, तो वहाँ के जो यहाँ इनके जो मित्र बन गए शीलभद्र और अन्य जो भिक्षु इनके मित्र थे, उन्होंने इनसे यहाँ पर रुकने का अनुरोध किया कि आप यहाँ से मत जाएं। तो उस अनुरोध के बाद इन्होंने जो उत्तर दिया, उस उत्तर को ध्यान में रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है आपका। यह देश बुद्ध की जन्मभूमि है, इसके प्रति प्रेम न हो सकना असंभव है, लेकिन यहाँ आने का मेरा उद्देश्य यही था कि अपने भाइयों के हित के लिए मैं भगवान के महान धर्म की खोज करूं। ठीक है, किसकी? अपने भाइयों यानी अपने देशवासियों के लिए वो महान धर्म की खोज करें, भगवान के। मेरा यहाँ आना बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुआ। अब यहाँ से वापस जाकर मेरी इच्छा है कि जो मैंने पढ़ा सुना उसे दूसरों के हितार्थ बताऊं, अनुवाद रूप में लाऊं, जिसके फलस्वरूप अन्य मनुष्य भी आपके प्रति उसी प्रकार कृतज्ञ हो सकें जिस प्रकार मैं हुआ हूँ। कितना अच्छा उत्तर इन्होंने दिया कि मैंने यहाँ से जो सीखा, जो यहाँ से जाना, उसको जानने के बाद अब ये मैं चाहता हूँ कि इसको अनुवाद के रूप में, यानी कि चाइनीज़ अपनी भाषा में अपने देशवासियों या अन्य लोगों, अन्य मनुष्यों के लिए यहाँ की सीख को मैं लिखूं, लिपिबद्ध करूं, ताकि जिनसे अन्य लोगों को भी जिस प्रकार मुझे लाभ हुआ, अन्य लोग भी इससे लाभ प्राप्त करें और यहाँ के बारे में जानें, समझें। ठीक है, और जिस प्रकार से मैं कृतज्ञ हो सका उस प्रकार
बाकी लोग भी हो सकें। और इस उत्तर के बाद जो है शीलभद्र बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, यह उदात्त विचार तो बोधिसत्वों जैसे हैं। मेरा हृदय भी तुम्हारी सदाशाओं का समर्थन करता है। बोधिसत्व जो होते हैं जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और ठीक है, ज्ञानी लोग होते हैं, ये बौद्ध धर्म के अंतर्गत इन्हें गिना जाता है। अगला देखते हैं आगे का। नालंदा के विद्वानों ने विदेशों में जाकर ज्ञान का प्रसार किया। पहले तो तिब्बत के प्रसिद्ध सम्राट त्रोंगछनगम्पो, और इनका जीवन काल जो दिखाया गया है 630 ईस्वी, ने अपने देश में भारतीय लिपि और ज्ञान का प्रचार करने के लिए अपने यहाँ के विद्वान थोमी संभोट को नालंदा भेजा। ठीक है, नालंदा में जो विद्वान रहे हैं वो लोग जो आकर के विदेशों में ज्ञान के प्रचार प्रसार करते हैं। साथ ही साथ जो तिब्बत के प्रसिद्ध सम्राट रहे हैं त्रोंगछनगम्पो, ये इनका समय जो रहा है 630 ईस्वी रही है, ने अपने देश में भारतीय लिपि और ज्ञान का प्रचार करने के लिए अपने यहाँ के विद्वान थोमी संभोट को नालंदा भेजा। ठीक है, तिब्बत से ये आए थे विद्वान थोमी संभोट, जिसने आचार्य देव विद सिंह के चरणों में बैठकर बौद्ध और ब्राह्मण साहित्य की शिक्षा प्राप्त की। किसने? थोमी संभोट जी ने। इसके बाद 8वीं सदी में नालंदा के कुलपति आचार्य शांति रक्षित तिब्बती सम्राट के आमंत्रण पर उस देश में आए। उसके बाद कौन आया दोस्तों? कुलपति आचार्य शांति रक्षित तिब्बती सम्राट के आमंत्रण पर इस देश में आए। नालंदा के तंत्र विद्या है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नालंदा के तंत्र विद्या के प्रमुख आचार्य कमलशील भी तिब्बत गए थे। नालंदा के विद्वानों ने तिब्बती भाषा सीखकर बौद्ध ग्रंथों और संस्कृत साहित्य का तिब्बती में अनुवाद किया। इस प्रकार उन्होंने तिब्बत देश को एक साहित्य प्रदान किया और फिर शनैः शनैः वहाँ के निवासियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। नालंदा के आचार्य शांति रक्षित ने ही सबसे पहले 749 ईस्वी में तिब्बत में बौद्ध विहार की स्थापना की। किसने? नालंदा के आचार्य शांति रक्षित जी ने। इन्होंने सबसे पहले 749 ईस्वी में तिब्बत में बौद्ध विहार की स्थापना की थी। कहाँ पर? तिब्बत में की थी। इन विद्वानों में आचार्य पद्मसंभव जो 749 ईस्वी इनका समय है, और दीप शंकर श्री ज्ञान आतिश जी जिसका समय है 1980 ईस्वी के नाम उल्लेखनीय हैं। साहित्य और धर्म के अतिरिक्त नालंदा कला का भी एक प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, जिसमें अपना प्रभाव नेपाल, तिब्बत, हिंद एशिया एवं मध्य एशिया की कला पर डाला। नालंदा की कांस्य मूर्तियाँ अत्यंत सुंदर और प्रभावोत्पादक हैं। विद्वानों का अनुमान है कि कुकिहार से प्राप्त हुई बौद्ध मूर्तियाँ नालंदा शैली से प्रभावित हैं। वस्तुतः नालंदा की सर्वांगीण उन्नति उस समय समन्वित साधना का फल था, जो शिल्प विद्या और शब्द विद्या। ठीक है, शिल्प विद्या और शब्द विद्या। शब्द विद्या का मतलब हो गया व्याकरण, शिल्प विद्या का मतलब कौशल, कला, एवं धर्म और दर्शन के साथ पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने से संभव हुई। ठीक है, ये जो मूर्तियाँ प्रभावित हुई हैं इस शिल्प विद्या और को, हमारी अभिलाषा होनी चाहिए कि भूतकाल के इस प्रबंध से शिक्षा लें और कला, शिल्प, साहित्य, धर्म, दर्शन और ज्ञान का एक बड़ा केंद्र नालंदा में हम पुनः स्थापित कर सकें। यह इनका सपना रहा है और ईश्वर करे ये स्वप्न जल्दी ही पूर्ण हो सके। ठीक है, अब ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है दोस्तों, और यहाँ पर देख सकते हैं हम पुनः एक बार कि जो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि
राजेंद्र प्रसाद जी की अभिलाषा क्या है, तो यहाँ देखिएगा कि अभिलाषा उनकी यही है कि जो भूतकाल में जिस प्रकार के शिक्षा का प्रसार रहा है, गौरव गाथाएँ रही हैं, ठीक है, ज्ञान का एक क्षेत्र रहा है नालंदा, कि विदेशों से लोग यहाँ पर आते थे शिक्षा का अध्ययन लेने, व्याकरण का अध्ययन करने, उसी प्रकार हम पुनः शिल्प, साहित्य, धर्म, दर्शन और ज्ञान का एक केंद्र नालंदा को पुनः उसी रूप में स्थापित कर सकें। यह ऐसी मनोकामना राजेंद्र प्रसाद जी की रही है। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएंगे। जो भी कमियां हैं उसे भी ज़रूर बताइएगा बेझिझक, जिससे हम अपने को और भी कुछ अलग बेहतर करने की कोशिश कर सकें, क्योंकि वो त्रुटियां आप लोग ही बता सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।